अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों हमारे इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल के आज़ादी की कहानी के 14वें एपिसोड में, जो कल भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति दिवस को समर्पित है। पिछले एपिसोड में हमने आपसे गदर पार्टी की चर्चा की थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनेक क्रांतिकारी गुप्त रूप से सिपाहियों के साथ मिल गए, गुप्त रूप से उनको राजनीतिक शिक्षा प्रदान की तथा क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों की ओर प्रेरित किया। 1914-15 के बीच अनेक डकैतियां डाली गईं तथा किसानों एवं युवकों के बीच ऐलाने जंग की प्रतियां बांटी गईं। महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने भारत के क्रांतिकारियों के साथ संपर्क स्थापित कर देशव्यापी विद्रोह की योजना बनाई। 21 फरवरी 1915 का दिन विद्रोह के लिए निश्चित किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश इतनी विशाल योजना एक क्रांतिकारी सदस्य देशद्रोही कृपाल सिंह द्वारा नष्ट कर दी गई। कृपाल सिंह ने इस गुप्त योजना की जानकारी ब्रिटिश अधिकारियों को दे दी, जिसके फलस्वरूप अनेक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गिरफ्तार कर दिए गए। गिरफ्तार किए गए नेताओं में करतार सिंह सराबा, विष्णु पिंगली आदि महत्वपूर्ण थे। रास बिहारी बोस भागकर जापान पहुंच गए। सरकार द्वारा क्रांतिकारी एवं आंदोलनकारियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए गए। प्रशासकीय अत्याचार से भयभीत होकर कई अन्य सदस्यों ने पार्टी के गुप्त कार्यक्रम में विद्रोह की योजना सरकार के सामने खोलकर रख दी। फलतः सेना की विद्रोही रेजिमेंटों को भी गठित कर दिया गया। अगस्त 1915 तक अनेकों क्रांतिकारी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए गए। कैद नेताओं और कार्यकर्ताओं को तरह तरह की यातनाएं दी गईं। बहुत से षड्यंत्रकारियों को या तो फांसी पर लटका दिया गया या काला पानी की सजा देकर अन्नबान भेज दिया गया। उपलब्ध आंकड़ों से ज्ञात होता है कि प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के विरुद्ध सरकार के द्वारा चलाए गए मुकदमे में 20 क्रांतिकारियों को फांसी एवं 58 को आजीवन कारावास या काला पानी की सजा दी गई। इस घटना का व्यापक प्रभाव अन्य क्रांतिकारी आतंकवादी युवकों पर पड़ा। वे निरंकुशता के पर्याय बने, ब्रिटिश पदाधिकारियों को खत्म करने के लिए कटिबद्ध हो गए। इस दौरान क्रांतिकारी आतंकवादियों ने जर्मनी की सहायता प्राप्त करने का भी प्रयत्न किया। विश्व युद्ध छिड़ जाने के बाद हरदयाल की गतिविधियों का केंद्र जर्मनी बना और बर्लिन में उन्होंने अन्य क्रांतिकारियों मौलाना अब्दुल्ला वसीर, चंपकरमन पिल्लई, चंद्र एस चक्रवर्ती, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदा बख्श एवं बरकतुल्ला आदि की सहायता से भारतीय स्वतंत्रता समिति का संगठन किया। समिति की योजनाओं के अंतर्गत भारत सहित अन्य सभी देशों में जहां भारतीय मूल के लोग रह रहे थे, ब्रिटेन विरोधी प्रचार कार्य, शासकों से लड़ने एवं जर्मनों के ब्रिटेन विरोधी प्रचार में सहायता देने के लिए यूरोप में भारतीयों के सैनिक तथा चिकित्सा दलों का गठन, भारत में भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए तैयार करना, विस्फोटक तैयार करने का प्रशिक्षण देना, भारतीय युद्धबंदियों को ब्रिटेन के प्रति वफादारी त्यागने के लिए राजी करना, भारत को गुप्त रूप से हथियार पहुंचाना और वह सब कुछ करना शामिल था जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को जर्जर बनाया जा सके। 1915 में हरदयाल कुस्तुनतुनिया में अनवर पाशा से मिले। इसी समय देवबंद के महमूद अल हसन के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के नेता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए मुस्लिम देशों का समर्थन प्राप्त करने में व्यस्त थे। कुछ पंजाबी मुस्लिम युवक चोरी छिपे पश्चिमोत्तर सीमांत के कबीलों के बीच जा पहुंचे। ये मुस्लिम युवक काबुल, अफगानिस्तान, अरेबिया आदि भी गए और शासकों से संपर्क कर समर्थन एवं सहयोग की याचना की। भारत में और भारत के बाहर गुप्त रूप से रेशमी पत्र वितरित किए गए। बरकतुल्ला और महेंद्र प्रताप बर्लिन से काबुल पहुंचे। उन्होंने वहां अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की और महेंद्र प्रताप उस गणराज्य के राष्ट्रपति, बरकतुल्ला प्रधानमंत्री तथा अन्य प्रवासी भारतीय अन्य विभागों के मंत्री बने। लेकिन काबुल और मक्का में क्रांतिकारियों की योजनाएं सफल नहीं हो पाईं और उबैदुल्ला को काबुल छोड़ना पड़ा। महमूद अल हसन तथा उनके साथियों को ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों सौंप दिया गया। जर्मन सेना की पराजयों के कारण भारतीय क्रांतिकारी भी बिखर गए।
हरदयाल ने जर्मनी छोड़कर स्वीडन में शरण ली। इससे क्रांतिकारियों को घोर निराशा हुई। युद्ध के पश्चात विदेशी हस्तक्षेप की परिस्थितियां एकदम समाप्त हो गईं और यद्यपि गदर पार्टी और कुछ वर्षों तक बनी रही अस्तित्व में, परंतु अंततः वह विलुप्त हो गई। इस तरह हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी आतंकवादी भारत को आजाद कराने और अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे भारतीयों के शोषण को समाप्त करने हेतु सहर्ष वरदान देने को सदैव उद्धत रहते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जहां तत्कालीन भारत में क्रियाशील अनेक राजनीतिक दल यथा कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एवं रियासतों के राजाओं आदि ने ब्रिटिश सरकार को युद्ध में हर संभव सहायता दी, वहीं क्रांतिकारी एवं आतंकवादी युवकों ने किसी भी प्रकार की कोई सहायता सरकार को नहीं दी। वे सरकार के विरुद्ध विद्रोह एवं क्रांतिकारी आंदोलन का झंडा फहराते रहे। साथ साथ अपने साहस और त्याग से उन्होंने देश प्रेम की अहम भावना जागृत करने का हर संभव प्रयास किया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण ऐसी राजनीतिक एवं ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुईं जिनके फलस्वरूप अन्य राजनीतिक संस्थाओं की भी आंखें खुल गईं। उदाहरणार्थ रॉलेट बिल का पारित किया जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मार्शल लॉ लागू कर किए गए अत्याचार, खिलाफत समस्या, ननकाना साहब, गुरु का बाग इत्यादि में ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा किए गए जुल्म, अत्याचार एवं दमन आदि महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करना यहाँ पर्याप्त होगा। पंजाब में अनेक क्रांतिकारी एवं आतंकवादी लोगों ने सुनियोजित ढंग से बब्बर अकाली आंदोलन चलाया, जो वस्तुतः क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन ही था, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों एवं योजनागत त्रुटियों के कारण बब्बर अकाली आंदोलन मात्र 5 वर्षों 1921 से 1926 के भीतर ही काम करता रहा और फिर समाप्त हो गया। इस आंदोलन से संबद्ध व्यक्तियों ने अदम्य साहस, धैर्य एवं अद्वितीय बलिदान का परिचय दिया तथा लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। इसका अत्यधिक प्रभाव पंजाब के क्रांतिकारियों पर पड़ा। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रथम चरण में आतंकवादी क्रांतिकारी नवयुवक काफी जोश एवं उत्साह के साथ अंग्रेज शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प थे। यदि उनके क्रियाकलापों का मूल्यांकन किया जाए तो स्पष्ट होता है कि इन आतंकवादी क्रांतिकारियों के संघर्ष के तकनीक एवं तरीके करीब करीब एक ही जैसे थे। इन लोगों का यह विश्वास था कि हिंसा एवं शांतिपूर्ण ढंग से स्वतंत्रता की प्राप्ति असंभव है। वे ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों एवं उनको सहायता देने वाले भारतीयों के मन में आतंक उत्पन्न कर उन्हें यह महसूस करने पर विवश करना चाहते थे कि उनका जीवन भारत में सुरक्षित नहीं है और उन्हें भारत छोड़कर स्वदेश लौट जाना चाहिए। 1913 से 1919 के दौरान आतंकवादी क्रांतिकारियों, विशेष रूप से गदर पार्टी ने महसूस किया कि केवल आतंक फैलाकर अंग्रेजों को भारत से नहीं निकाला जा सकता। अतः उन्होंने कुछ गुरिल्ला युद्ध के कार्यक्रम भी बनाए और इस अभियान में सेना से भी सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किए, लेकिन उनको वांछित सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि इसका नेतृत्व अनुभवहीन व्यक्तियों के हाथों में था तथा अधिकांश लोग आतंकवादी क्रांति के ही समर्थक एवं अनुयायी थे। भारत को स्वतंत्र कराने हेतु इन लोगों ने विदेशी सरकारों से सहायता प्राप्त कर भारत में ब्रिटिश सत्ता का समूल नाश करने हेतु व्यापक प्रयत्न किए। गदर पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में इस गतिविधि के फलस्वरूप आपसी मैत्र वैभिन्नता उत्पन्न हो गई। प्रथम चरण में संचालित आतंकवादी क्रांति की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आतंकवादी क्रांतिकारी देश को स्वतंत्र कराना तो चाहते थे, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस प्रकार का समाज हो इस तथ्य पर उन्होंने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। वे लोग वस्तुतः मत वाले देशभक्त थे, मगर स्वतंत्रता के उपरांत जनजीवन को परिवर्तित करने और सामाजिक परिवर्तन लाने के संबंध में वे कतई चिंतित नहीं थे। यही कारण था कि भारतीय जनता के साथ उनका पूर्ण सहयोग नहीं कर सकी। जब भारत में क्रियाशील तत्कालीन मुख्य राजनीतिक दल सरकार के साथ थे, उस समय जनसाधारण को प्रेरित एवं प्रभावित करना इन आतंकवादी क्रांतिकारियों के लिए कठिन साध्य ही था।
इन्हीं कारणों से इस समय के कई क्रांतिकारी जैसे वीर हरदयाल और भाई परमानंद हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक बने, मगर गदर पार्टी के कई नेता एवं कार्यकर्ता जो बाद में रूसी क्रांति से प्रेरित एवं प्रभावित हुए साम्यवादी बन गए और उन लोगों ने आतंकवादी क्रांति के दूसरे चरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बावजूद इसके यह कहा जा सकता है कि आतंकवादी क्रांति से संबद्ध वीरों की स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन लोगों ने बलिदान का अद्भुत नमूना उपस्थित किया एवं मृत्यु से जूझने के अदम्य साहस का परिचय दिया। देश की स्वतंत्रता के लिए वे हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर लटक गए। उनकी इन गतिविधियों का स्वाभाविक रूप से भारतीय नवयुवकों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। भविष्य में जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया उसमें भी इन क्रांतिकारियों की अहम भूमिका थी। आतंकवादी क्रांति का दूसरा चरण 1926 से 1934 तक रहा, लेकिन इस चरण में आतंकवादी क्रांतिकारी आंदोलन का स्वरूप प्रथम चरण के आतंकवादी क्रांतिकारी आंदोलन से कुछ भिन्न अवश्य था। इस चरण में भी बंगाल एवं पंजाब के आतंकवादी क्रांतिकारियों ने अहम भूमिका निभाई। इस अवधि में पंजाब में नौजवान सभा एवं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई ताकि आतंकवादी क्रांतिकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों का अधिक से अधिक प्रभावी ढंग से प्रचार किया जाए। नौजवान सभा की नीतियों एवं गतिविधियों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि बब्बर अकालियों की तरह इस सभा के संबद्ध व्यक्तियों को गांधीवादी विचारधारा पर विश्वास नहीं था। वे असहयोग एवं शांतिपूर्ण प्रतिरोध के तरीकों से देश को स्वतंत्र कराने की बात को कपोल कल्पना समझते थे। उन पर कांग्रेस के नेतृत्व का प्रभाव न्यून था। पहली बार इन आतंकवादी क्रांतिकारियों ने कांग्रेस का विकल्प ढूंढने के उद्देश्य से स्वतंत्रता के उपरांत एक नए समाज की रचना का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इस क्षेत्र में नौजवान सभा की भूमिका महत्वपूर्ण थी। 1926 में भगत सिंह, छबीरदास एवं यशपाल आदि देशभक्तों ने संगठित होकर एक नौजवान सभा की स्थापना की। कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस सभा की स्थापना की गई थी जो निम्नांकित थे। नंबर 1, भारत को एक संगठित राष्ट्र के रूप में प्रतिस्थापित किया जाना तथा पूरे भारतवर्ष के नवयुवकों के हृदय में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम एवं देश के लिए उत्सर्ग करने की भावना भरना। दूसरा, श्रमिकों एवं कृषकों को अत्यधिक राजनीतिक महत्व प्रदान किया जाना तथा पूरे भारत में पूर्णतः स्वतंत्र श्रमिक एवं कृषकों के राज्य की स्थापना किया जाना। तीसरा, देश में क्रियाशील अन्य सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्र से संबद्ध आंदोलनकारियों से संपर्क स्थापित करना, लेकिन उन आंदोलनों से दूर रहना जो सांप्रदायिकता पर आधारित थे। चौथा, ऐसे आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक आंदोलनों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना जो सांप्रदायिकता से दूर रहकर उनके उद्देश्य अर्थात स्वतंत्रता और श्रमिक एवं कृषक राज्य लाने में सहायता करे। और पांचवा, भारतीय श्रमिकों एवं कृषकों को संगठित करना। इस तरह राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करना इस नौजवान सभा का प्रमुख दायित्व था। इस सभा ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने एवं आतंकवादी क्रांतिकारी विचारों के प्रचार प्रसार हेतु कई प्रकार की गतिविधियां प्रारंभ की जिससे अनेक क्रांतिकारी युवक संबद्ध थे। इसके प्रमुख कार्यकर्ताओं में केदारनाथ सहगल, शार्दुल सिंह, कविश्वर मेहता, आनंद किशोर सोढ़ी, पिंडी दास आदि प्रसिद्ध आतंकवादी आंदोलनकारी थे। वामपंथी विचारधारा से प्रभावित एवं प्रेरित नेताओं से इस सभा के सदस्य संपर्क बढ़ाते थे। इस सभा की बैठकों में डॉक्टर भूपेंद्रनाथ दत्त, डांगे, फिलिप सम्राट एवं जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्र स्तरीय राजनीतिक नेताओं ने अपने भाषण दिए थे। अप्रैल 1928 में अमृतसर में इस नौजवान सभा का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। यहीं पर इसे कीर्ति किसान पार्टी, जो पंजाब के अंग्रेज विरोधी भावना रखने वाले किसानों का एक संगठन था, का सहयोग प्राप्त हुआ, जिसका लाभ उठाकर नौजवान सभा ने पंजाब के प्रत्येक गांव में इसकी शाखा खोलने का निर्णय लिया। इस समय संपूर्ण विश्व
आर्थिक मंदी के दुष्परिणाम को भुगत रहा था और पंजाब भी इससे अछूता नहीं था। शिक्षित युवकों के समक्ष बेरोजगारी की भीषण समस्या मुंहबाए खड़ी थी, जिस कारण वे अत्यंत क्षुब्ध एवं निराश हो गए थे। नौजवान सभा के कार्यक्रमों का इन शिक्षित बेरोजगारों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। उस समय पंजाब के गांवों में यूनियनिस्ट पार्टी की भी गतिविधियां चल रही थी। वस्तुतः यह पार्टी पंजाब के जमींदारों एवं बड़े बड़े कृषकों की थी एवं उन्हीं के हितों की रक्षा करती थी। इस पार्टी की गतिविधियां ग्रामीण जनता एवं कृषकों में व्यापक असंतोष फैला रही थी और असंतुष्ट होकर वे कृषकों एवं श्रमिक कृषकों के हितों की रक्षा के लिए सतत क्रियाशील कीर्ति किसान पार्टी की नीतियों से प्रभावित हो गए थे। कीर्ति किसान सभा, नौजवान सभा एवं कांग्रेस के गठजोड़ से सरकार घबरा गई तथा आंदोलन को कुचल डालने के लिए हर संभव रूप प्रयत्न करने लगी। सरकार के निर्णय का नौजवान सभा के क्रांतिकारी सदस्यों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने अपनी गतिविधियां जारी रखी। इस सभा के संबद्ध सदस्यों ने भारत के युवकों को गदर पार्टी के वीरों तथा आयरलैंड, टर्की, जापान, चीन आदि के स्वतंत्रता संग्राम का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। इस दौर के युवकों का रुझान साम्यवाद के सिद्धांतों की ओर भी था। वस्तुतः 1917 में लेनिन के नेतृत्व में हुई रूसी क्रांति की महान सफलता से भारत भी अप्रभावित नहीं रह सका और मार्क्स के सिद्धांतों ने भारत के राष्ट्रवादियों को भी व्यापक पैमाने पर प्रभावित किया। भारत के नौजवान सभा के आतंकवादी क्रांतिकारी सदस्यों का झुकाव रूस की गतिविधियों की ओर था और रूस की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इसके सदस्यों ने रूस के साथ मित्रता सप्ताह बड़े उत्साह के साथ मनाया। निर्धन वर्ग के श्रमिकों एवं कृषकों की सहानुभूति पाने तथा उनको प्रभावित करने के लिए काकोरी सप्ताह भी काफी उत्साह के साथ मनाया गया। वस्तुतः पंजाब, उत्तर प्रदेश और बंगाल में कांग्रेस की जन्मपंथी अहिंसावादी नीतियों से निराश निम्न मध्यम वर्ग के युवकों ने, जो समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे, आतंकवादी कार्रवाइयों को पुनः जीवित किया। 1925 में उत्तर प्रदेश में मशहूर काकोरी षड्यंत्र केस हुआ, जिसके अभियोगियों में से राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल और अशफाकुल्लाह को फांसी की सजा दी गई। संदिग्ध उग्रवादियों में से 1928 तक पुलिस की गिरफ्त में न आ सकने वाले सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही बचे थे, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन सेना का संगठन करने में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन संघ रखा गया। अक्टूबर 1928 में भगत सिंह ने इसकी स्थापना के लिए आयोजित नवजवान भारत सभा की बैठक में हिस्सा लिया था। सभा को यकीन था कि एक जनसम्मत व्यापक क्रांतिकारी कार्रवाई देश को औपनिवेशिक दासता से मुक्त कर सकती थी। उसने नारा दिया, जनता द्वारा जनता के लिए क्रांति। वह यह भी मानती थी कि आतंकवाद ही क्रांतिकारी संघर्ष का पहला और अनिवार्य चरण है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत बहादुरी और बलिदान की आतंकवादी कार्रवाइयों के जरिए जनता को जागरूक बनाना है। 30 अक्टूबर की साइमन आयोग अपनी जांच के लिए जब लाहौर पहुंचा तो पंजाब के कुशल नेता लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कमीशन का व्यापक विरोध हुआ। एक भारी भीड़ ने साइमन लौट जाओ के परिचित नारों के साथ प्रदर्शन किया। पुलिस ने अहिंसक भीड़ को पीछे धकेलने के लिए लाठियां चलाई। लाला लाजपत राय लाठियों की मार से बुरी तरह जख्मी हो गए और उनका देहावसान हो गया। लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए नवजवान भारत सभा की आहूत बैठक में कुछ क्रांतिकारी नेताओं जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु एवं जय गोपाल ने लाजपत राय पर लाठी चलाने का आदेश देने वाले अंग्रेज पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट की हत्या का निश्चय किया, लेकिन स्कॉट के धोखे में दिसंबर 1928 में सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को भगत सिंह ने गोली मार दी। वह अपने साथियों समेत पुलिस से बच निकलने में सफल रहे। इस हत्याकांड से देश में सनसनी फैल गई। अंग्रेज अधिकारी एवं उनके सहकर्मी काफी आतंकित हो गए, क्योंकि लाला लाजपत राय की मृत्यु के उपरांत आतंकवादी गतिविधियां अत्यंत उग्र स्वरूप धारण करने लगी थी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। शेष अगले खंड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।